हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहा हूं। मेनली ये डी और ई ये दोनों क्वेश्चन जो है मैं करवाऊंगा। डी जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है और ई जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं सुनील आनंद सर और आप देख रहे हैं आनंद सर एसएसटी पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड यूरोपियन हिस्टोरियंस यूज द टर्म मेडिएवल एंड व्हाई इट इज डिफरेंट फॉर इंडिया। यूरोपियन हिस्टोरियंस ने मेडिएवल शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया था और यह भारत से किस तरह से अलग था। आंसर है, यूरोपियन हिस्टोरियंस यूज्ड मेडिएवल फॉर द पीरियड बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न यूरोप। इन इंडिया द timeline and development were different, so the term does not exactly match Indian history. यूरोपियन इतिहासकार जो थे उन्होंने मेडिएवल शब्द का प्रयोग प्राचीन और आधुनिक इतिहास का बीच के समय को कहा है। भारत के संदर्भ में जो ये टाइमलाइन है और जो डेवलपमेंट हुआ था वो एग्जैक्टली यूरोपियन टाइमलाइन से मैच नहीं करता है, इसलिए दोनों के मेडिएवल पीरियड का टाइमलाइन अलग अलग है। अगर मैं बताऊं, यूरोपियन अपना मेडिएवल पीरियड की शुरुआत रोमन साम्राज्य के पतन यानी 5वीं शताब्दी के बाद और पुनर्जागरण आंदोलन जो शुरू हुआ था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा 16वीं शताब्दी, उनके बीच के टाइम पीरियड को मानते हैं। जबकि भारत के संदर्भ में मेडिएवल पीरियड आपके इस बुक के अनुसार 11वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच के टाइम को माना जाता है। क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज आइकोनोक्लाज्म एंड हाउ वाज इट सीन ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। आइकोनोक्लाज्म क्या था और इसको दिल्ली सल्तनत पीरियड में किस रूप में देखा जाता था। आइकोनोक्लाज्म मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस इमेजेज ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। It was sometimes used to show political dominance. आइकोनोक्लाज्म का मतलब होता है जो धार्मिक प्रतीक थे या धार्मिक मूर्ति या धार्मिक जो चित्र हैं उसके डिस्ट्रक्शन से है। इस्लाम में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है और जैसा कि आपको पता है पैगंबर मोहम्मद साहब ने सभी तरह की मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया था। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान पॉलिटिकल डोमिनेंस को दिखाने के लिए मूर्ति भंजक का काम किया जाता था, उसी को आइकोनोक्लाज्म कहा जाता था। क्वेश्चन 3 है, व्हाई डिड द अथॉरिटी ऑफ दिल्ली सल्तनत वीकेन आफ्टर तैमूर इन्वेशंस। किस तरह से तैमूर लंग के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत की अथॉरिटी कमज़ोर पड़ गई थी। तैमूर्स इन्वेशन 1398 वीकेंड दिल्ली, डिस्ट्रॉयड वेल्थ एंड रिड्यूस्ड द सुल्तान्स कंट्रोल ओवर प्रोविंस। तैमूर लंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था, जिसने दिल्ली सल्तनत को बहुत कमज़ोर कर दिया था। उसने सभी तरह के जो वेल्थ थे उसको लूट लिए थे और जो राज्यों पर दिल्ली सल्तनत का पकड़ था उसको कम कर दिया था। व्हाट वर द कंसिक्वेंसेस ऑफ द तालिकोटा और फॉर विजयनगर। तालिकोटा के युद्ध जो विजयनगर और डेक्कन के सुल्तानों के बीच में लड़ी गई थी, उसके क्या परिणाम हुए। आफ्टर द बैटल ऑफ तालिकोटा 1565 विजयनगर वाज defeated, its capital destroyed and the empire declined rapidly. विजयनगर और जो डेक्कन के सुल्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में, इसमें विजयनगर के राजा की हार हुई थी। इसके कैपिटल जो था हम्पी, उसको बर्बाद कर दिया गया था, तोड़ फोड़ करके लूट पाट कर लिया गया था और इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन बहुत तेज़ी से हो गया। ये क्वेश्चन 5 है,
औरंगजेब एक्सपेंडेड द अम्पायर बट वीकेंड इट एट द सेम टाइम, एक्सप्लेन द कॉन्ट्राडिक्शन। औरंगजेब के समय में मुग़ल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था, विस्तार हुआ था, लेकिन दूसरी ओर उसी समय उस साम्राज्य के कमज़ोर होने के बीज भी डाल दिए गए थे, यानी उनकी नीतियों के कारण ही मुग़ल साम्राज्य का पतन भी शुरू हो गया था। औरंगजेब एक्सपेंड टेरिटरी बट हिज लॉन्ग वार्स, हैवी टैक्सेस एंड स्ट्रिक्ट पॉलिसीज वीकेंड द अम्पायर इंटरनली। औरंगजेब ने अपने टेरिटरी का बहुत ज़्यादा विकास किया था। मैं बताऊं, औरंगजेब के समय में जो मुग़ल टेरिटरी थी वह सबसे अधिक थी, बट हिज लॉन्ग वार्स, हैवी टैक्सेस एंड स्ट्रिक्ट पॉलिसीज वीकेंड द अम्पायर इंटरनली। लेकिन लगातार जब तक औरंगजेब जिंदा रहा, वो युद्धों में लगा रहा, उसने किसानों पर हैवी टैक्स लगाए और बड़ा सख्त नीति को अपनाया, जिसके कारण बाद में अंदर ही अंदर मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर होता चला गया है। वाई डिड सम राजपूत स्टेट्स अलाई विद मुगल्स वाइल अदर्स रेसिस्टेड। आखिर क्यों कुछ राजा जो थे उन्होंने मुग़लों के साथ अपना गठबंधन बना लिया था, अलायंस कर लिया था, जबकि कुछ जो थे उसका विरोध करते रहे। सम राजपूत अलाइड विद मुगल्स फॉर पावर एंड पोजीशन वाइल अदर्स रेसिस्टेड टू प्रोटेक्ट इंडिपेंडेंस एंड प्राइड। कुछ राजपूत जो राजा थे उन्होंने मुग़लों के साथ पावर को हासिल करने के लिए और अपने पोजीशन को बनाए रखने के लिए समझौते किए थे, जबकि कुछ राजा जो थे वह अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मुग़लों से लड़ते रहे। क्वेश्चन 7, हाउ डिड गुरु गोविंद सिंह क्रिएशन ऑफ द खालसा स्ट्रेंथेंड सिख आइडेंटिटी। किस तरह से गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बनाया गया खालसा ने सिख पहचान को मजबूत किया। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह क्रिएटेड द खालसा टू यूनाइट सिख्स, प्रमोट इक्वलिटी एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री आइडेंटिटी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी सिखों को यूनाइट करने के लिए, सब में बराबरी इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए और एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में कायम करने के लिए। इस तरह से गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बनाया गया खालसा पंथ ने सिख कम्युनिटी को एक अलग एक वॉरियर आइडेंटिटी प्रदान की। क्वेश्चन 8 है, हाउ वर द स्ट्रगल ऑफ अहोम्स एंड सिख सिमिलर इन देयर रेसिस्टेंस टू मुग़ल पावर। किस तरह से मुग़ल और सिख और अहोम ये दोनों जो मुग़ल से लड़ रहे थे, जो प्रतिरोध कर रहे थे, वह उनका कैरेक्टर एक तरह का था। एक ही तरह से दोनों मुग़लों के खिलाफ, उसके पावर के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। Both Ahom and Sikh resisted Mughal expansion through a strong leadership, unity and guerrilla tactics. अहोम और सिख ये दोनों कम्युनिटी जो थे उन्होंने मुग़ल विस्तार के खिलाफ एक मजबूत लीडरशिप, एकता की भावना और छापामार टैक्टिक्स के माध्यम से प्रतिरोध करते थे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। कंपेयर द रोल ऑफ इक्तेदार विद दैट ऑफ मनसबदार। मनसबदार और इक्तेदार के रोल को कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए। इक्तेदार कलेक्टेड रेवेन्यूज एंड मेंटेन लॉ इन असाइंड लैंड। अब मनसबदार वाज मुगल ऑफिसर रैंक्ड बाय द एम्परर एंड मेंटेन ट्रूप्स। इक्तेदार जो थे वह राजस्व की वसूली करते थे और कानून और व्यवस्था को अपने क्षेत्र में लागू करते थे।
जबकि मनसबदार जो थे वो मुग़ल ऑफिसर होते थे, सेना के ऑफिसर होते थे और वह राजा को सैन्य सहायता उपलब्ध करवाते थे। तो इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय अकबर टू एक्सपैंड हिज एम्पायर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। वो कौन से स्ट्रेटजी अकबर ने अपनाया था जिससे कि वह अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर सके, विस्तार कर सके। इसको उदाहरण सहित आपको समझाना है, ठीक है। आइए देखते हैं। अकबर एक्सपेंडेड हिज एम्पायर थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, annexing regions like Gujarat and Bengal. He formed alliance with Rajputs through marriage and diplomacy, ensuring loyalty. His mansabdari system strengthened administration and the army. Akbar also followed religious tolerance, Sulah-e-Kul, winning support from diverse groups. Efficient revenue policies like Japt system increased resources, helping expansion. How did improvement in infrastructure under the Delhi Sultanate and Mughals support economic growth? किस तरह से दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में सपोर्ट किया था या इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया था? ये हॉट क्वेश्चंस हैं। द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल बिल्ड रोड, ब्रिजेज, सराय, रेस्ट हाउसेस एंड पोर्ट्स, improving transport and communication. This encouraged trade and movement of goods both in islands and overseas. Better connectivity reduced the cost and risk for merchants, leading to growth in markets and cities, boosting the economy. दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत के जो राजा थे उन्होंने सड़क, पुल, बाज़ार और बंदरगाह का निर्माण किया था जिससे कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का विकास हुआ। इसके इसके बढ़ावा देने से ट्रेड और सामान की आवाजाही बढ़ी। दोनों इनलैंड और ओवरसीज दोनों ही तरह के ट्रेड के मूवमेंट बढ़े। बेटर कनेक्टिविटी के कारण जो गुड्स हैं उसके दाम कम हुए और जो मर्चेंट्स का रिस्क होता है वो कम हुआ। लीडिंग टू ग्रोथ इन मार्केट्स एंड सिटीज, इससे क्या होता है कि मार्केट का ग्रोथ हुआ, शहरों का ग्रोथ हुआ और इसने इकोनॉमी थी उसको बूस्ट किया। क्वेश्चन 3 है, हाउ डिड टेम्पल बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम कंट्रीब्यूट टू लोकल डेवलपमेंट? आंसर है, टेम्पल एक्टेड एज इकोनॉमिक सेंटर्स, ऑनिंग लैंड एंड कलेक्टिव डोनेशन। टेम्पल जो था एक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र के रूप में काम करता था जिसमें कि लैंड ऑनर्स और जो डोनेटर्स डोनेट करते थे, कलेक्टिव डोनेट्स, लैंड ओनर्स क्या करते थे, जो दान में आता था उसको कलेक्ट करते थे। दे प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू प्रीस्ट्स, आर्टिजन्स एंड लेबर्स। वे जो पुजारी थे, जो आर्टिस्ट थे, जो मजदूर थे, उनको रोजगार उपलब्ध कराते थे। टेम्पल ऑल्सो सपोर्टेड ट्रेड, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, प्रोमोटिंग लोकल मार्केट्स एंड डेवलपमेंट। जो मंदिर था वह व्यापार को बढ़ावा देता था, वो भंडारण की व्यवस्था वहाँ होती थी और सामानों के डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता था। इसके साथ साथ उस टेम्पल से लोकल मार्केट को प्रमोशन होता था और डेवलपमेंट के काम भी होते थे। क्वेश्चन 4 है, एनालाइज व्हाई महाराणा प्रताप अडॉप्टेड गुरिल्ला वारफेयर इंस्टीड ऑफ डायरेक्ट वार बैटल्स। आखिर क्यों महाराणा प्रताप ने डायरेक्ट युद्ध के बजाय उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर के मेथड को क्यों अपनाया? महाराणा प्रताप यूज्ड गुरिल्ला वारफेयर बिकॉज हिज आर्मी वाज स्मॉलर देन मुगल्स
The hilly terrain of Mewar suited surprise attacks. This strategy helped him avoid direct losses, weaken enemies gradually and continue resistance. महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला वारफेयर की नीति को इसलिए अपनाया क्योंकि उनकी सेना मुगलों की सेना से छोटी थी। जो हिली टेरेन ऑफ मेवाड़ था वह सरप्राइज अटैक को शूट करता था। उनकी यह स्ट्रेटजी डायरेक्ट लॉस से उनको बचाती थी, जिससे उनके जो शत्रु है वो कमज़ोर पड़ते जाएँ धीरे धीरे और वह अपना रेसिस्टेंस को जारी रख। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द पैक्ट सिस्टम स्ट्रेंथन द अहोम किंगडम बोथ एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड मिलिट्री? किस तरह से मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिवली दोनों ही तरह से अहोम किंगडम को पैकेज सिस्टम ने मजबूत किया था, स्ट्रेंथन किया था? आंसर है द पैकेज सिस्टम रिक्वायर्ड पीपल टू गिव लेबर एंड मिलिट्री सर्विसेज टू द स्टेट। पैकेज सिस्टम ने इस तरह के रिक्वायरमेंट को पैदा किया था जिसमें मजदूर और मिलिट्री सर्विस दोनों ही लोगों को देना होता है, यानी मिलिट्री सर्विस भी वो करते थे और मजदूर के रूप में भी काम करते थे। इट इंश्योर्ड अ रेगुलर आर्मी विदाउट हैवी एक्सपेंसेस एंड हेल्प टू बिल्डिंग रोड्स, इरिगेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। देखिए क्या होता था कि वही सेना जब युद्ध का समय होता था तो मिलिट्री में वो काम कर लेता था और उसी सेना से वे लोग रोड बनवाने के काम, सिंचाई के काम और एडमिनिस्ट्रेशन के काम भी करवा लेते थे। दिस स्ट्रेंथन बोथ गवर्नेंस एंड डिफेंस। ये गवर्नेंस और डिफेंस दोनों को ही पैकेज सिस्टम ने मजबूत किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द मेन चैलेंजेस फेस्ड बाय पीजेंट्स, आर्टिजन्स एंड लेबरर्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 1600s। किस तरह के चैलेंज को मजदूर, कलाकार और किसान फेस किए थे 1600 ईस्वी के बाद? ठीक है, पीजेंट्स फेस्ड हैवी टैक्सेस एंड क्रॉप्स फेल्यूर्स, artisans suffered due to declining demand and exploitation by officials। जो किसान थे वो हैवी टैक्स से परेशान थे, क्रॉप्स फेल्योर से परेशान थे, आर्टिजन्स जो थे वो डिमांड कम होने के कारण सफ़र कर रहे थे और जो ऑफिसर्स थे उसके द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसके द्वारा जो शोषण होता था उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। लेबरर्स हैड लो वेजेज एंड पुअर कंडीशंस। जो मजदूर थे उनको कम वेतन मिल रहा था और बड़ा ख़राब कंडीशन में उनको काम करना पड़ता था। कंटिन्यूअस वार्स एंड इनस्टेबिलिटी वर्सेंड देयर हार्डशिप। लगातार युद्ध और राजनीतिक अस्थायित्व ने उनके लिए और ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी थी। इंडियाज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ रेस्टेड ऑन बोथ लोकल नेटवर्क्स एंड ग्लोबल ट्रेड। एक्सप्लेन। आइए इसका आंसर देखते हैं। इंडियाज इकोनॉमी डिपेंडेड ऑन लोकल नेटवर्क्स, विलेज एंड टाउन्स फॉर डेली ट्रेड एंड प्रोडक्शन। भारत की अर्थव्यवस्था जो लोकल नेटवर्क पर निर्भर थी गांव और शहर में, वो डेली के ट्रेड और प्रोडक्शन पर निर्भर थी। एट द सेम टाइम इट हैड अ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल ट्रेड लिंक्स, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस एंड हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक उसी समय दूसरी तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था उसके जो लिंक्स जुड़े हुए थे, उसमें टेक्सटाइल, स्पाइसेस यानी वस्त्र, मसाले और हैंडीक्राफ्ट्स का एक्सपोर्ट हो रहा था। दिस कॉम्बिनेशन एंश्योर्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। ये जो कॉम्बिनेशन था ये आर्थिक अस्थायित्व और समृद्धि को प्रदान कर रहा था। यूँ समझिए कि लोकल नेटवर्क जो था गांव और शहर का, वहाँ डेली के जो ट्रेड होता था, जो प्रोडक्शन होता था, वो
लोकल नेटवर्क के द्वारा होता था। और ठीक उसी समय जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहे थे, जिसमें कि वस्त्र, स्पाइसेस और हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह शामिल थे, वह भारत की अर्थव्यवस्था में स्थायित्व और समृद्धि ला रहे थे। लास्ट क्वेश्चन है, मुगल रूल significantly enriched Indian art, architecture and administration. Do you agree with this statement? Explain with example. भारत की जो मुगल साम्राज्य था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो भारत की अर्थव्यवस्था, कला और प्रशासन को मजबूत किया था। आप इसे सहमत हैं? अगर सहमत है तो उदाहरण देकर समझाएं। मुगल रूल enriched India through art, miniature paintings and architecture, Taj Mahal, Red Fort, etc. Their administrative system, mansabdari, revenue policy improved the governance. Cultural building also promoted unity and डेवलपमेंट। तो भारत में जो मुग़ल रूल था वह यहाँ के कला, जिनमें से खास करके मिनिएचर पेंटिंग्स था, उसको ज़्यादा इनरिच किया। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में ताजमहल, लाल किला जैसे बिल्डिंग बने। इसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिनमें मनसबदारी और रेवेन्यू पॉलिसी थी, वह गवर्नेंस को मजबूत किया। कल्चरल ब्लेंडिंग आल्सो प्रोमोटेड यूनिटी एंड गवर्नमेंट। जो सांस्कृतिक संबंध थे, उन्होंने देश की एकता और विकास को मजबूत किया।